हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने एसी फंडामेंटल के बारे में पढ़ा था, तो उसी में हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है कि वैदिक राशियों का कलीय अध्ययन, फेजर स्टडी ऑफ अल्टरनेटिंग क्वांटिटी। ठीक है, तो उससे पहले हम लोग देखेंगे कि हमारी क्या वैद्युत राशियां होती क्या हैं। ठीक है, तो किसी भी सर्किट में जो भी उससे संबंधित एलिमेंट्स होते हैं वो हमारी क्या कहलाते हैं, वैद्युत राशियां कहलाती हैं। ठीक है, तो राशियां हमारी कितने प्रकार की मेनली होती हैं? दो प्रकार की होती हैं, एक होती है हमारी सदिश राशि और एक होती है अदिश राशि। तो वैद्युत राशियों को भी हम पहले अदिश और सदिश वैद्युत राशियों में क्लासिफाई करेंगे। ठीक है, तो अदिश वैद्युत राशि जो होती है वो दो प्रकार की होगी। ठीक है, पहले तो अदिश क्या होती है कि वो राशियां जिनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, वो हमारी क्या कहलाती हैं, स्केलर क्वांटिटी, या क्या कहते हैं इसको, अदिश वैद्युत राशियां। ठीक है ना, फिर इनको हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। पहला होगा हमारी चर राशियां और दूसरी अचर राशियां। तो चर राशियां क्या होंगी? वे राशियां जिनकी वैल्यू जो है वेरी करेगी, वो हमारी क्या होंगी? चर राशियां होंगी। तो चर राशियों में जैसे हमारी सर्किट की पावर हुई, तो पावर इक्वल टू क्या होता है, वोल्टेज इनटू करंट। तो ये इन दोनों चीजों पे डिपेंड करती है कि किस तरीके से हमारा वोल्टेज और करंट कितना है, उस हिसाब से हमारी पावर होगी। पावर फैक्टर भी हमारा जो है चर होगा, उसकी भी वैल्यू सर्किट पे डिपेंड करेगी, क्योंकि जो पावर फैक्टर होता है वो क्या होता है, R/Z, और ये Z हमारा जो है वेरिएबल होता है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसलिए ये भी हमारा वेरिएबल होता है, फ्रीक्वेंसी, और ये रिएक्टेंस होता है। तो ये सारी चीजें हमारी क्या होती हैं, चर वैद्युत राशियां होती हैं। ठीक है, फिर अगला है अचर राशियां। तो वे राशियां जो कांस्टेंट रहती हैं, जिनकी वैल्यू हमारी जो है चेंज नहीं होती है, जैसे रेजिस्टेंस हुआ, इंडक्टेंस हुआ और कैपेसिटेंस हुआ। तो ये सारी हमारी क्या होंगी, अचर राशियां होंगी, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। उसके बाद हम लोग आएंगे सदिश वैद्युत राशियों में। तो सदिश वैद्युत राशियां जो होंगी वो मेनली दो प्रकार की होंगी। ठीक है, अब सदिश क्या होता है? सदिश वो होगा जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसकी कुछ एक दिशा भी डिफाइन होगी। ठीक है, तो दिशा भी होती है और मैग्नीट्यूड दोनों साथ में होगा। तो उनको हम दो भागों में भी डिवाइड करते हैं। पहला होगा हमारी प्रत्यावर्ती राशियां और दूसरा अप्रत्यावर्ती राशियां। तो प्रत्यावर्ती राशियां क्या होती हैं? वो राशियां जिनकी वैल्यू, जो मैग्नीट्यूड क्या करता है, टाइम टू टाइम वेरी करता है। ठीक है, और अप्रत्यावर्ती राशियां जिनके मैग्नीट्यूड वेरी नहीं करते हैं। ठीक है, तो प्रत्यावर्ती राशियों में हमारी जो अल्टरनेटिंग क्वांटिटी आती है, एसी, वो आएंगी, और ये हमारा क्या होता है, डीसी, क्योंकि डीसी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो कांस्टेंट होता है और एसी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो वेरिंग होता है टाइम के साथ। ठीक है, तो प्रत्यावर्ती राशियों को हम फिर से दो भागों में क्लासिफाई करते हैं। एक तो वो होगा जिसकी वैल्यू ज्यावक्रीय या साइन वेव की तरह होगी, और दूसरी अज्यावक्रीय राशियां जिनकी वैल्यू साइन वेव नहीं होगी। ठीक है, तो अब ज्यावक्रीय राशियां क्या होंगी? जैसे हमारा अल्टरनेटिंग करंट हुआ, अल्टरनेटिंग वोल्टेज हुआ और अल्टरनेटिंग फ्लक्स हुआ। ठीक है, तो फ्लक्स भी जो है हमारा क्या होगा, जैसे हमारी करंट होगी वैसे ही हमारा फ्लक्स होगा, क्योंकि जो फ्लक्स होता है फाई इक्वल टू MMF अपॉन रिलक्टेंस S, और MMF की वैल्यू क्या होती है, N इंटू आई अपॉन S। तो फाई जो भी होता है वो हमारे I पे डिपेंड करता है, तो जैसी हमारी I होगी वैसे ही फाई होगी। ठीक है, तो ये हमारी कितनी हो जाएंगी, ज्यावक्रीय राशियों में। अब अज्यावक्रीय राशियां क्या होंगी कि ऐसी राशियां जो ज्या या साइन वेव की तरह नहीं होंगी, जैसे लेकिन वो अल्टरनेटिंग ही होंगी। जैसे हमारी ट्रायंगुलर वेव अगर है, इस तरीके का भी तो वोल्टेज जनरेट हो सकता है, तो ये हमारी क्या है, अज्यावक्रीय है। या फिर हमारा एक स्क्वायर वेव कुछ इस तरीके से जनरेट हो रहा है, तो ये भी ज्यावक्रीय, ये भी अल्टरनेटिंग
क्वांटिटी है, ठीक है, इसका भी मैग्नीट्यूड टाइम के साथ वेरी हो रहा है, लेकिन ये क्या है, ज्या तरंग नहीं है, साइन वेव नहीं है, तो हम इसको क्या कहते हैं, अज्यावक्रीय तरंग या अज्यावक्रीय राशि, ठीक है। तो ये इसका बेसिक क्लासिफिकेशन था कि जो भी हमारी वैद्युत राशियां होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं और कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। तो अब इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे कि जो भी हमारा फेजर डायग्राम होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगला टॉपिक रहेगा इसमें फेजर डायग्राम। तो फेजर क्या होता है, बेसिकली जो फेजर होता है वो कोई भी अल्टरनेटिंग अगर वोल्टेज है या अल्टरनेटिंग करंट है तो उनके बीच में क्या कला का रिलेशन है या फेज का रिलेशन है, वो किस तरीके से एक दूसरे से फेजरिकली रिलेट हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, फेजर डायग्राम, ठीक है। तो हम देखेंगे फेजर डायग्राम क्या होता है। तो अगर हम फेजर डायग्राम को डिफाइन करें तो वो डायग्राम या वो आरेख जो किसी अल्टरनेटिंग वोल्टेज और करंट के बीच में कला का रिलेशन दिखाता है, वो हमारा क्या कहलाता है, फेजर डायग्राम या फेजर डायग्राम, ठीक है, कलीय आरेख। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे, वो आरेख जो किसी अल्टरनेटिंग वोल्टेज या करंट के बीच में कला का रिलेशन दिखाता है, शो करता है, वो हमारा क्या कहलाता है, फेजर डायग्राम कहलाता है। तो फेजर डायग्राम जो होता है वो हमारा 3 प्रकार के रिलेशन इसके पॉसिबल हैं, ठीक है, 3 प्रकार के पॉसिबल हैं। तो फेजर डायग्राम क्या होगा, कोई भी एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज होगा और करंट होगा, तो ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज और करंट किस तरीके से फेजरिकली रिलेटेड हैं, वो जो डायग्राम शो करेगा वो हमारा फेजर डायग्राम कहलाता है, ठीक है। तो इसके 3 पॉसिबल वो हैं कि पहला कि सेम फेज का एक रिलेशन होगा, 3 रिलेशन इसके पॉसिबल हैं। दूसरा लैगिंग फेज रिलेशन होगा और तीसरा होगा लीडिंग फेज रिलेशन। तो सेम फेज, लैगिंग फेज और लीडिंग फेज का जो रिलेशन है वो मेनली क्या है कि जैसे हमारे पास क्या है, वोल्टेज और करंट का फेजर कैसे फेजरिकली दोनों रिलेट हैं, उसका रिलेशन हमारा फेजर डायग्राम कहलाता है। तो जो सेम फेज, लैगिंग फेज या लीडिंग फेज है इसका मतलब ये है कि जो भी हमारी वोल्टेज की मैग्नीट्यूड है और करंट की मैग्नीट्यूड है वो किस तरीके से अपनी मैक्सिमम क्वांटिटी, मैक्सिमम वैल्यू को अटेन कर रहे हैं, उसके साथ इसका रिलेशन है, ठीक है। तो हम पहले पढ़ेंगे सेम फेज रिलेशन क्या होता है, ठीक है। तो सेम फेज रिलेशन क्या होगा कि वो रिलेशन जिसमें वोल्टेज और करंट की जो फेज होगी वो सेम होगी। सेम फेज होने का मतलब कि जो फेजर होगा वो बराबर होगा। जैसे हमारे पास मान लीजिए कि V इक्वल टू VM साइन ओमेगा t है, ठीक है। तो जो हमारी करंट होगी I इक्वल टू IM साइन ओमेगा t होगी, ठीक है। तो अब देखो इसमें वोल्टेज में और करंट में जो फेज है ये वो हमारी सेम है, ठीक है। सेम होने का मतलब कि जो भी वोल्टेज होगा और जो करंट होगी उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो एक पॉइंट पे आएगी और जो मिनिमम वैल्यू होगी वो भी उसी पॉइंट पे आएगी। अगर हम इसको ग्राफिकली ड्रा करें तो क्या आएगा, अगर ये हमारी वोल्टेज की वेव फॉर्म है V, तो जो करंट की वेव फॉर्म होगी वो भी सेम ऐसे होगी, ठीक है। सेम होने का मतलब कि ऐसे, तो इसको हम क्या कहते हैं, सेम फेज रिलेशन, कि जब हमारे वोल्टेज की वैल्यू मैक्सिमम होगी तब हमारे करंट की भी वैल्यू मैक्सिमम होगी, और जब वोल्टेज की वैल्यू मिनिमम होगी तो करंट की भी वैल्यू मिनिमम होगी,
तो ये हमारा क्या कहलाता है, सेम फेज रिलेशन। तो इसके बीच में अगर हम फेज डिफरेंस निकालें तो वो आता है 0 का। ठीक है, क्या आता है, 0 आता है। अगला आता है हमारा दूसरा, लैगिंग पावर फैक्टर, लैगिंग रिलेशन, लैगिंग फेज रिलेशन। तो लैगिंग फेज रिलेशन में क्या होगा कि एक क्वांटिटी हमारी बाद में अपने मैक्सिमम वैल्यू को अटेन करेगी और एक हमारी पहले ही अटेन कर लेगी। तो लैगिंग फेज रिलेशन में क्या होता है कि जो हमारी वोल्टेज होती है वो पहले अपने मैक्सिमम वैल्यू को अटेन करती है, बाद में करंट। ठीक है, तो इसका जो अगर हम वोल्ट इस इक्वेशन के रूप में लिखें तो एक्सप्रेशन आएगा V इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, और जो करंट आएगा I इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी। अब क्योंकि लैगिंग है तो यहां पे हम इसको -5 कर देंगे, मतलब कि जो करंट की वैल्यू है वो अपने मैक्सिमम एम्पलीट्यूड को कब प्राप्त करेगी, 5 डिग्री के बाद। मतलब जब 5 डिग्री पे ये मैक्सिमम अगर हो गया है तो उससे 5 डिग्री के बाद हमारी करंट मैक्सिमम वैल्यू को अटेन करेगी। ठीक है, तो अगर इसको हम ग्राफिकली ड्रा करें, ठीक है, फेजरिकली ड्रा करें तो फेजर क्या होगा, अगर हमारा वोल्टेज मान लें यहां पे है, ये हमारा वोल्टेज है, तो करंट क्या है, -5 डिग्री पीछे है। और हम जानते हैं कि जो भी हमारा एंगल होता है उसको क्लॉकवाइज दिशा में माइनस होता है और एंटी क्लॉकवाइज दिशा में प्लस होता है। तो -5 है तो हमें क्या करना है, क्लॉकवाइज चलना है 5 डिग्री। तो हम इसको ऐसे ड्रा कर देंगे यहां पे, तो ये 5 आ जाएगा, ये वोल्टेज हो जाएगा और ये करंट हो जाएगा। तो ये जो ग्राफ शो करता है ये फेजर डायग्राम है लैगिंग फेज रिलेशन का। तो अगर हम इसका ड्रा करें सेम फेज रिलेशन का अपना फेजर डायग्राम, तो क्या होगा कि अगर हमारा वोल्टेज ये है तो करंट भी तो इसी में होगा, क्योंकि हमारे जो डेल फाई आ रहा है वो 0 आ रहा है, तो दो पैरेलल लाइंस के बीच में 0 होता है, तो ये करंट हो जाएगी, ये वोल्टेज हो जाएगा। तो ये फेजर डायग्राम आ जाएगा सेम फेज रिलेशन का। ठीक है, दूसरा है लैगिंग फेज रिलेशन। तो लैगिंग फेज रिलेशन में ये वाला बनेगा कि जो हमारी करंट होगी वो लैग करेगी एक एंगल फाई से, मतलब ये हमारा पहले इस फाई हो जो मैग्नीट्यूड इसका है वो मैक्सिमम हो जाएगा 5 डिग्री पहले ही, फिर ये हमारा इसका वैल्यू होगी। तो जैसे इसको ड्रा करें हम, तो ये अगर वोल्टेज की हो गई तो लैगिंग फेज में होगा क्या, तो ये हमारा हो जाएगा V इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो करंट की कैसे हम ड्रा करेंगे, ओमेगा टी इक्वल टू 0 रखेंगे। ठीक है, 0 रखेंगे तो क्या आएगा हमारा, पहले ये अगर फाई की डिग्री मान ले, फाई मान ले 30 डिग्री है तो ओमेगा टी 0 हो जाएगा, साइन 30 की वैल्यू -1/2 हो जाएगी, मतलब कि माइनस से शुरू होगा ये, और इस तरीके से यहाँ पे ये हमारी करंट की वेव फॉर्म चलेगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये लैगिंग फेज का होगा कि ठीक है, ये आई हो जाएगा और ये हमारा भी हो जाएगा, ये हमारी लैग करेगी 5 डिग्री से। अब अगला आता है लीडिंग फेज रिलेशन। लीडिंग फेज रिलेशन, तो लीडिंग फेज रिलेशन में क्या होगा कि जो हमारी करंट होगी वो 5 डिग्री से लीडिंग कंडीशन में होगी, मतलब कि 5 डिग्री पहले ही उसकी वैल्यू जो होगी वो अपने मैक्सिमम वैल्यू को अटेन कर लेगी। तो इसमें हम कैसे दिखाएंगे, मान लेंगे कि V इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी है,
तो जो करंट होगा I इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी, और यहाँ पे क्या कर देंगे प्लस फाई कर देंगे। तो अब ये क्या होगा प्लस फाई है, ठीक है। तो ये हमेशा आगे चलेगी, ठीक है। कैसे आगे चलेगी, देखो अगर यहां पे हम ले लें वोल्टेज को भी, तो करंट कहां होगी, इससे 5 डिग्री आगे होगी, क्योंकि प्लस में है तो एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे और यहाँ पे आई कर देंगे। तो ये 5 हो जाएगा हमारा, और ये वोल्टेज और करंट के बीच में फेजर हो जाएगा जब लैगिंग रिलेशन हम लीडिंग रिलेशन हम दिखाएंगे, ठीक है। तो ये लीडिंग रिलेशन को शो करता है। तो अगर हम इसका ग्राफ ड्रा करेंगे तो कैसे आएगा, ये हमारा हो जाएगा वोल्टेज V इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी का, और इसका करेंगे तो इसमें ओमेगा टी 0 रखोगे तो साइन फाई आएगा, और वो भी पॉजिटिव आएगा। तो कुछ इस तरीके से हमारा इसका आएगा ये, ठीक है। क्योंकि जब 0 रखोगे इसमें ओमेगा टी बराबर 0, तो फाई बचेगा, मान लीजिए 15 डिग्री 10 डिग्री जो भी है, 30 डिग्री पे लोगे तो 1/2 IM, मतलब अपने मैक्सिमम वैल्यू का यहां से शुरू होगा, ठीक है। तो ये 5 डिग्री, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो रही है, यहाँ यहीं पे हो जा रही है इसकी मैक्सिमम वैल्यू, जबकि इसकी जो है यहाँ पे आ रही है मैक्सिमम वैल्यू। तो ये पहले हो जा रहा है, ये बाद में हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लीडिंग फेज रिलेशन हो जाएगा। तो अगर इसको हमें ऐसे सिर्फ फेजर डायग्राम को याद रखना है कि करंट वोल्ट इसका इसका इसका, तो हमें सिर्फ क्या करना है, करंट को याद रखना है। अगर लैगिंग होगी, लैगिंग फेज रिलेशन होगा, तो उसमें हमारी जो करंट होगी वो लैग करेगी, और लीडिंग होगा तो उसमें हमारी करंट लीड करेगी। अब लैग करेगी लीड करेगी कैसे, मतलब तो क्या होगा, पहला तो सेम फेज रिलेशन हो जाएगा, दूसरा है लैगिंग फेज रिलेशन। तो लैगिंग फेज रिलेशन में कैसे बनाते हैं, ये ऐसे, ये आई होगा और ये भी होगा, ठीक है। अब हम क्या करें, एंटी क्लॉकवाइज चलना स्टार्ट करें, तो जो क्वांटिटी पहले पड़ेगी वो हमारी पीछे होगी, और जो क्वांटिटी बाद में पड़ेगी वो आगे होगी। तो लैगिंग मतलब करंट लैग करेगी, तो पहले करंट पड़ जा रही है तो ये लैगिंग हो जाएगा, और लीडिंग है तो लीडिंग में हम इस तरीके से दिखाएंगे कि ये वोल्टेज है तो करंट हमारी यहाँ है। अब यहाँ से चलेंगे तो पहले क्या पड़ेगा, वोल्टेज पड़ेगा, फिर करंट पड़ेगी, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, लीडिंग फेज रिलेशन हो जाएगा वोल्टेज और करंट के बीच में, ठीक है। तो ये इतना हम लोग यहाँ से देख लेंगे कि हमारा लीडिंग फेज रिलेशन क्या होता है, लैगिंग फेज रिलेशन क्या होता है, ठीक है, और सेम फेज रिलेशन क्या होता है, ठीक है। तो इतना हम लोग इसमें देखेंगे इस वीडियो में। बाकी जो पार्ट है उसको हम लोग आगे देखेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा तो अपलोड करने में दिक्कत होगी, ठीक है। ओके, आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा। थैंक यू।